નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે આજે આપણે નિબંધ કેવી રીતે લખવો, ફકરો કેવી રીતે ચાલુ કરવો, અક્ષર કેવી રીતે કરવા, પૂર્ણ વિરામ, અલ્પવિરામ જ્યાં આવતું એ કેવી રીતે મૂકવું, આજે હું તમને એ કરાવીશ. બરાબર? તો ચાલો નિબંધ લેખન આપણે આજે કરીએ. તો કે પહેલો નિબંધ તમને આપેલો છે, મેરા પ્રિય શિક્ષક. તો કે શ્રી સુરેશ પાઠક મેરા પ્રિય શિક્ષક હે. તમારો પ્રિય શિક્ષક હોય એ તમારે નામ લખવાનું. તો જો એને ફકરો ક્યાંથી ચાલુ કર્યો? અડધી લીટીએથી. બરાબર? એવી રીતે જ તમારે ચાલુ કરવાનો. ये मेरी पाठशाला के पुराने शिक्षक है. ये धोती कुर्ता और टोपी પહેનતે હે. જો વાક્ય રચના ખાસ જોવાની, જો એમાં કેવી રીતે યે, મેં, ગમે તે, મેરે, બરાબર, શબ્દ શું વાપરેલા છે, કેવી રીતે વાક્ય રચના બનાવેલી છે, એ સરસ ધ્યાનથી સાંભળશો ને તોય તમને આવડી જશે. पाठक जी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं. इसके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है. सभी विद्यार्थी उनके पीरियड का इंतज़ार करते हैं. ये समय के बहुत ही पाबंद है, એટલે કે પક્કા છે સમયના. उनको अनुशासन प्रिय है. ये लड़के से भी समय की पाबंदी और अनुशासन का पालन करवाते हैं. शरारती लड़कों को ये डांटते हैं, એટલે કે તોફાની છોકરાઓને તે ખીજાય છે. पाठक जी सरल स्वभाव के हैं. पाठशाला के सभी लड़के उनका आदर करते हैं. ये जब कक्षा में आते हैं तब लड़के खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं. ये लड़कों को आशीर्वाद देते हैं. જો હવે હું 3 ફકરા વાંચી, જો એક જ ફકરામાં બધું નથી લખી નાખ્યું. એને જો પેલી 2 લીટીનો અસલ મજાનો મસ્ત ફકરો બનાવ્યો, ત્યાર પછી વળી અડધેથી ચાલુ કરી અને વળી પાછો 4-5 લીટીનો ફકરો બનાવ્યો. એવું નથી કે આપણે 4 લીટીનો જ બનાવો, 3 લીટીનો, 4 લીટીનો, 5 લીટીનો, પણ સળંગ લખવાના નથી નિબંધ. બરાબર? વ્યવસ્થિત ફકરો પાડીને સરસ ધ્યાનથી લખવાનું હોય. બરાબર? कक्षा के हर विद्यार्थी की पढ़ाई पर पाठक जी ध्यान रखते हैं. पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को ये पाठशाला छूटने के बाद अलग से पढ़ाते हैं. सचमुच पाठक जी एक अच्छे शिक्षक है. બરાબર? જો એને કેવો સરસ વ્યવસ્થિત લખેલો છે નિબંધ, એવી રીતે જ લખવાનો. એકી સાથે ફકરો એકવાર પાડ્યો પછી એ નીચે લખ્યા રાખે, એવી રીતે નહીં. બરાબર? સરસ રીતે ફકરા ભલે ને 2-4 થાય નાના નાના, એવી રીતે જ લખવાનો. હવે ત્યારબાદ વર્ષા ઋતુ નિબંધ. भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है. यहाँ सभी ऋतुओं का महत्व है, पर वर्षा ऋतु का तो क्या कहना. એટલે કે વર્ષા ઋતુ બધાને ચોમાસું ગમતું જ હોય છે, કેમ કે નાહવાની મજા આવતી હોય છે, ગરમીથી રાહત મળતી હોય એટલે મજા આવે. वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु में धूप बहुत तेज होती है. गर्मी के मारे लोग बेचैन हो जाते हैं. नदी नाला सूख जाता है. पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं. पशु पंखी गर्मी से बेचैन हो जाते हैं. सारी पृथ्वी पर सूनापन छा जाता है. એટલે કે સુની સુની ધરતી, તડકો એટલે ન ગમે ને આપણે. लेकिन वर्षा के आगमन होते ही वातावरण बदल जाता. આપણે જો અત્યારે વર્ષા જેવું વાતાવરણ હોય તો કેવી મજા આવે, એટલે આપણે ગમે એમ વર્ષા જેવું વાતાવરણ. आकाश में काले काले बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है. વાદળો વીજળી થતી હોય એટલે અવાજ આવે ને, વાદળા ભટકાય એટલા માટે. बिजली चमकती है और बरसात को बौछार शुरू हो जाती है. नदी नाले तालाब आदि भर जाते हैं. पेड़ पौधे लहरा उठते हैं और पेड़ झूमने लगते हैं. એટલે વરસાદ આવે એટલે મીઠું પાણી પેટ ઝાડવાને મળે એટલે કેવા મસ્તીના વૃક્ષ થઈ જાય, એમ કે મજા આવે, આપણે ગમે, જોવા પણ ગમે. बागों में फिर से हरियाली छा जाती है. પછી मोर खुशी से नाचने लगते हैं. मेढों को टुर सुनाई देती है. डेटकाओ बोलवा માંડે ને. आकाश में मनोहर इंद्रधनुष का दर्शन होते हैं. એટલે કે મેઘધનુષ્ય આપણે જોઈ ને, એને ઇન્દ્રધનુષ પણ કહી શકાય.
वर्षा ऋतु में बच्चे बहुत खुश होते हैं। किसानों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। वे अपने खेतों में हल चलाते हैं। रक्षाबंधन, गणेश महोत्सव, जन्माष्टमी जैसे बड़े बड़े त्यौहार वर्षा ऋतु में ही आते हैं। कभी कभी अधिक बारिश के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है, उससे बहुत नुकसान होता है। फिर भी हमारा देश के लिए वर्षा ऋतु बड़ी उपयोगी है। ત્યારબાદ હવે શું આપેલો છે? રેલવે સ્ટેશન પર 1 घंटा। રેલવે સ્ટેશનનું કીધું છે। पिछले रविवार को मेरी बुआ अपनी ससुराल गई। उन्हें छोड़ने के लिए पिताजी के साथ मैं भी रेलवे स्टेशन पर गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग गई थी। गाड़ी छूटने में करीब 1 घंटा बाकी था। उपड़वामां 1 घंटो जो तो रेलवे स्टेशन पर बड़ी चहल पहल थी। यात्री तेजी से डिब्बे की ओर चढ़ रहे थे। कुल्ली झटपट उठकर सामान पहुंचा रहे थे। कुछ डिब्बे से यात्रियों और कुल्लियों के झगड़े की आवाज़ आ रही थी। सामान रखने के बारे में यात्रियों को में भी चकचक हो रही थी। उधर अंदर बैठ चुके यात्री अपने संबंधी और मित्रों से बात कर रहे थे। फल वाले, पूरी साग वाले और अखबार वाले आवाज़ लगा रहे थे। कुछ लोग नल से पानी भर रहे थे। कुछ लोग स्टॉल वाले से चीज़ खरीद रहे थे। इनमें थम्स अप की पी और बातें की। मैंने एम के थम्स अप पीधी अने बात करी। इतने में गाड़ी की सीटी बजी। बुआ जी ने पिताजी को प्रणाम किया और मेरा मुँह चूमा, એટલે કે મને ચુમ્મા કર્યા એમ। इतने में गाड़ी चल दी। टाटा बाय बाय, पत्र लिखना आदि के साथ गाड़ी से आगे बढ़ गए, એટલે કે गाड़ी वही गई यहाँ थी एम। रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा देखते ही देखते बीत गया। केवुं मस्त रेलवे स्टेशनનું આખું દ્રશ્ય કીધું છે એને। હવે ત્યારબાદ હોળીનો નિબંધ। होली हंसी खुशी का त्योहार है। यह त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के मनाया जाता है। स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े और जवान सभी यह त्योहार आनंद पूर्वक मनाते हैं। होली के साथ एक पुरानी कथा जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप का नाम का एक राक्षस था। उसके प्रहलाद नाम का एक पुत्र था। प्रहलाद भगवान का भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं था कि प्रहलाद भगवान की भक्ति करे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ऐसा वरदान मिला था कि वह आग में न जल सके। हिरण्यकश्यप के कहने पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर खाक हो गई। उस दिन की यह याद में होली का त्योहार मनाया जाता है। होली के दिन शाम को होली जलाई जाती है। स्त्रियां गीत गाती हुई होली की पूजा करती है। बच्चे बूढ़े सभी मस्त होकर गाने बजाने तथा नाचने लगते हैं। होली के दूसरे दिन धुलेडी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर गुलाब और रंग डालते हैं। सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। चाचा नेहरू होली के राष्ट्रीय त्योहार मानते थे। वह कहते थे कि होली के दिन जैसे सभी रंग एक में मिल जाते, वैसे ही देश के सभी लोग को एक होकर रहना चाहिए। बराबर। चलो त्यारबाद पेड़ हमारे मित्र। मनुष्य और पेड़ के बीच हमेशा गहरा संबंध रहा है। पेड़ बहुत परोपकारी होते हैं। पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। इसमें हम फल फूल प्राप्त होते हैं। मकान और फर्नीचर के लिए जरूरी लकड़ी पेड़ों से ही मिलती है। पेड़ों की जड़ों, तने और पत्तों से बहुत सी औषधियों बनती है। पेड़ों के कारण हवा शुद्ध होती है और वर्षा भी अधिक होती है। એટલે કે ઝાડવા કાપી નાખવા નહીં, વરસાદ झाड़वा हो तो ज वरसाद आवे ने।
पेड़ों की हरियाली से वातावरण सुंदर हो बनता है। सचमुच पेड़ हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। हमारे ऋषि मुनि वनों में रहते थे। हमारे प्राचीन गुरुकुल भी वनों में ही थे। इसलिए भारतीय जीवन पेड़ पौधे के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम पेड़ों के महत्व भूल गए हैं, એટલે કે આજકાલ આપણે પેડનું મહત્વ ભૂલી ગયા છીએ। हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं। इससे कारण हमारे वन उपवन उजड़ गए हैं। पेड़ों के विनाश होने के कारण वर्षा कम होने लगी है। पानी के अभाव में बार बार हमें अकाल का सामना करना पड़ता है। सचमुच पेड़ से मित्रता बनाए रखकर ही हम खुशी और सुंदर जीवन जी सकते हैं। એટલે કે ઝાડવાને કાપવું જોઈએ નહીં, વૃક્ષો વાવવા જોઈએ। વૃક્ષો વાવશું તો જ વરસાદ થશે, આપને ઓક્સિજન મળશે, સુંદર વાતાવરણ મળશે જો જ્યારે વૃક્ષો હશે તો। હવે ત્યારબાદ એક કિસાન की आत्मकथा। मैं एक किसान हूँ। खेती करना मेरा पेशा है। मैं अन्न पैदा करता हूँ और लोगों को भूखों से मरने से बचाता हूँ, इसलिए लोग मुझे अन्नदाता कहते हैं। मैं गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, अपने गाय बैलों को चराने चारा डालता हूँ और पानी पिलाता हूँ। सूरज निकलने के पहले मैं हल बैल लेकर खेत पर चला जाता हूँ। वहाँ दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं तेज धूप, कड़ाके की सर्दी और जोरदार बरसात में भी अपना काम करता रहता हूँ। मेरा जीवन कष्टों से ही भरा हुआ है। मैं अनपढ़ हूँ। मेरे पास पैसे की बहुत कमी रहती है। मेरी बीवी बच्चे के शरीर पर अच्छे कपड़े भी नहीं होते हैं। अब धीरे धीरे मेरी हालात सुधर रही है। अब मेरे परिवार में पढ़ाई लिखाई भी हो रही है। देश की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने किसानों की दशा सुधारने की ओर ध्यान दिया है। इस बात से मुझे बहुत संतोष हुआ है। ચાલો બરાબર કેવી રીતે નિબંધ લખવા એ તમને આ ખબર પડી ને? સરસ મજાનું હિન્દીમાં સરસ રીતે વાક્ય રચના કેવી રીતે બનાવી, ફકરો કેવી રીતે પાડવો એ તમે જોયું ને વિડીયામાં, કેવી રીતે લખેલું છે। એવી જ રીતે તમારે પણ હોમવર્કમાં વર્ષા ઋતુ નિબંધ વિશે લખવાનું 10-12 વાક્ય લખવાના છે, બરાબર? તો ચાલો અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।